आज हम कवर करेंगे द लंग चैप्टर को। पैथोलॉजी का ये चैप्टर है, हम इसे रॉबिन्स बुक में से कवर करेंगे और ये 2020 एडिशन है, जो लेटेस्ट एडिशन है रॉबिन्स का, उसमें से ही हम इसे कवर कर रहे हैं और मैं ट्राई करूंगी कि टेक्स्ट बुक से ही मैं मैक्सिमम पोर्शन एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं लंग चैप्टर के बारे में। जो लंग्स है वो क्या है, बहुत ही स्किलफुली कंस्ट्रक्टेड है कैरी आउट करने के लिए कार्डिनल फंक्शंस, यानी कि जो बेसिक फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते हैं उसको कैरी आउट करने के लिए लंग्स क्या बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। कौन से फंक्शन है ये, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इंस्पायर्ड एयर और ब्लड, इनका जो फंक्शन है ये करने के लिए लंग्स क्या है बहुत ही अच्छे से बनाई गई है। डेवलपमेंटली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या है, एक आउटग्रोथ है। कहाँ से, तो वेंट्रल वॉल ऑफ फोरगट से। तो यहाँ पर वो क्या बात बोल रहे हैं उसके लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकली अगर देखें तो क्या होता है, 4th वीक के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक रहता है, इसी को वेंट्रल वॉल या एब्डोमिनल वॉल कहते हैं, तो उसके 3 पार्ट्स रहते हैं, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। तो जो फोरगट वाला पोर्शन है वहां पर वेंट्रल लीनियस सामने के साइड से एक लंग बर्ड डेवलप होता है। लंग बर्ड जो कि आगे जाके लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, लैरिंग्स, ट्रकिया और लंग्स ये बनाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये क्या है, आउटग्रोथ है फ्रॉम द वेंट्रल वॉल ऑफ फोरगट। अब जो मिड लाइन है ट्रकिया की, सपोज ये ट्रकिया है, उसकी जो मिड लाइन है तो वो लैटरल आउट पाउचिंग्स बनाएंगे, यानी किसी 2 लैटरल आउट पाउचिंग्स बनाएंगी। फिर लंग बर्ड्स जो कि डिवाइड होकर ब्रांचेस बनाएंगे। लोबार ब्रोंकाई के अंदर राइट साइड में ये 3 रहेंगे, लेफ्ट साइड में 2 रहेंगे, इसीलिए जो राइट साइड ऑफ लंग रहता है वहाँ पर 3 लोब्स रहते हैं और लेफ्ट साइड में 2 लोब्स रहते हैं। तो यहाँ पर वो क्या बात करते हैं, हम वापस से डायग्राम में आ जाते हैं। देखिए ये क्या है, 4th वीक के अंदर जो ट्रकिया रहेंगी, बिगिनिंग ऑफ 4th वीक में, तो वहाँ पर जो फोरगट है तो वहाँ पर ऐसा ट्रकियल बर्ड डेवलप होगा जो कि ऐसे 2 पार्ट्स में से बाइफर्केट, थोड़ा सा बाइफर्केशन आ जाएगा, इसोफेगस ट्रकिया, ट्रकियल बर्ड वहाँ पर डेवलप होंगी और आगे जाके ये ट्रकियल बर्ड क्या होंगी, ब्रोंकियल बर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड ऑफ 4th वीक में। और देखिए राइट साइड में से 3 ये इन्वेजन्स बनाएगा, लेफ्ट साइड में 2 ब्रोंकियल बर्ड्स के। तो राइट साइड में क्या होगा फ्यूचर में, मतलब यहाँ पर 3 लोब्स बनेंगे और यहाँ पर 2 लोब्स बनेंगे। तो देखिए लंग, उसकी ये 3 लोब्स राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 2। तो यहाँ पर यही बात कही गई है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब जो ब्रोंकाई है, सॉरी लोब्यूलर ब्रोंकाई है, वो अलाउ करेगा एयर को इन एंड आउट ऑफ द लंग्स में आने जाने के लिए। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, देखिए जो फेरिंग्स रहता है, फेरिंग्स वो कंटिन्यू होता है ट्रकिया के अंदर, ट्रकिया के आगे फिर रहता है हमारे पास में प्राइमरी या फिर मेन ब्रोंकाई, फिर रहेगा सेकेंडरी या लोबार ब्रोंकाई। तो यहाँ पर बात हो रही है लोबार ब्रोंकाई की। जो लोबार ब्रोंकाई है वो अलाउ करेगा एयर को इन एंड आउट ऑफ द लंग्स में से पास होने के लिए। उनके पास में क्या रहेंगे, फर्म कार्टिलेजिनियस वॉल्स रहेंगे। वो कह रहे हैं देखिए ये ट्रकिया के आगे प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर यहाँ पे आएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, तो या फिर उसी को लोबार ब्रोंकाई के, तो वहाँ पर क्या रहेंगे, फर्म कार्टिलेजिनियस ऐसे वॉल रहेंगे जो कि उसको क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और उसी के साथ में वहाँ पर क्या रहेंगे, कॉलमनर सीलिएटेड इपिथेलियम रहेंगे और बहुत सारे सब इपिथेलियल ग्लैंड्स भी रहेंगे, ये जो कि प्रोड्यूस करेंगे म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या करेगा, जो भी माइक्रोब्स है उनकी एंट्री को रोकेगा, इम्पेड करेगा। जो राइट मेन स्ट्रीम ब्रोंकस यानी राइट ब्रोंकाई है तो वो क्या है, ज्यादा वर्टिकल है, और जो ट्रकिया है उसके डायरेक्ट लाइन में। इसीलिए क्या होता है, जब भी छोटे बच्चे सपोज कॉइन या ऐसी कोई चीज इंजेस्ट कर लेते हैं गलती से, तो उसके ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो राइट साइड ऑफ द लंग में जाके अटक जाए देन लेफ्ट साइड। या फिर सपोज कोई पेशेंट भी रहता है, पोस्ट ऑपरेटिवली कभी होता है कि कोई ब्लड है या सपोज म्यूकस है, तो वो राइट साइड में उनके जाकर ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जो भी एस्पायरेटेड फॉरेन मटेरियल्स है जैसे कि वॉमिटस, ब्लड या फिर फॉरेन बॉडीज, तो ये क्या करेंगे, टेंड टू एंटर द राइट लंग मोर ऑफन देन द लेफ्ट। जो राइट साइड का राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई है वो अराइज करेगा फिर प्रोग्रेसिवली स्मॉलर एयरवेज को, जो कि अकम्पनीड रहेंगे बाय डुअल आर्टियल सप्लाई। 2 आर्टियल सप्लाई रहेंगी वहाँ पे, पल्मोनरी और ब्रोंकियल आर्टरीज रहेंगी डिस्टली, यानी कि जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे तो फिर वो अराइज करेंगे ब्रोंक्यूल्स को। ब्रोंक्यूल्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं ऊपर वाले चीज़ों से, ऊपर वाले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल से, कि यहाँ पर लैक ऑफ कार्टिलेज रहेगा और प्रेजेंस ऑफ सबम्यूकोसल ग्लैंड। तो क्या कह रहे हैं, देखिए फेरिंग्स है, ट्रकिया है, फिर उसके आगे है प्राइमरी या मेन ब्रोंकाई, सेकेंडरी या लोबार ब्रोंकाई, फिर टर्शरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई, उसके आगे जो एंड में रहेगा वो रहेंगे ब्रोंकियोल्स। तो ऊपर तक क्या थी, यहाँ पर कार्टिलेजिनियस वॉल प्रेजेंट थी। ब्रोंकियोल्स के पास हम उसे कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि यहाँ पर कार्टिलेजिनियस वॉल नहीं है, लैक ऑफ कार्टिलेजिनियस वॉल यहाँ पर थी। लोबार ब्रोंकाई के पास में कार्टिलेजिनियस वॉल थी और यहाँ पे क्या थे, सब इपिथेलियल ग्लैंड्स थे। ब्रोंकियोल्स के पास में क्या रहेंगे, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स रहेंगे। फर्दर ब्रांचिंग, वो कह रहे हैं फर्दर ब्रांचिंग लीड्स टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, यानी कि ब्रोंकियोल्स फिर वो डिवाइड होते हैं और आगे बनाते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स वो लेस देन 2 mm डायमीटर में रहेंगे, फिर वो आगे डिवाइड होकर बनाते हैं एसिनस। ये रफली स्पेरिकल रहेगा, इसका 7 mm डायमीटर रहेगा और एसिनस के पास में क्या रहेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स रहेंगे, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और फिर एल्वियोलाई रहेंगे जो कि साइट ऑफ गैस एक्सचेंज है। तो देखिए जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है उसके आगे क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, फिर एल्वियोलाई रहेंगे। और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, नीचे वाले स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, तो ये बना रहे हैं एसिनस। क्लस्टर ऑफ 3
तो फिर वो ये कह रहे हैं कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, तो वो क्या कर रहे हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे जो एसिनस है, एसिनस किससे बना हुआ है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलस इससे मिलकर बना है। तो ये साथ में मिलकर क्या बना रहे हैं, फिर कुछ ऐसे लोब्यूल्स बना रहे हैं। तो ये वही बात कर रहे हैं वो। उसके आगे क्या दिया हुआ है, एक्सेप्ट फॉर ट्रू वोकल कॉर्ड्स, जो सामने की जो वोकल कॉर्ड्स है वहाँ पर रहेंगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। उसके आगे का जो एंटायर रेस्पिरेटरी ट्री है उसके अंदर जो लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंक्यूल्स, वो किससे कवर्ड रहेंगी, मेनली टॉल कॉलमनर स्टूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड इपिथेलियल सेल्स है, और उसमें का कुछ जो स्मॉल पोर्शन है वो नॉन सीलिएटेड सेल्स से लाइन रहेगा, जिसको हम क्यूब सेल्स कहते हैं। अब ये जो क्लब सेल्स कहते हैं, क्लब सेल्स रहेंगी, ये सिक्रेट करेंगी कुछ प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस जो एयरवे पैसेज है उसके अंदर। उसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्कैटर्ड सेल्स रहेंगे जिसको हम इनोसाइट्स कहते हैं। अब जो इनोसाइट्स रहेंगे ये क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, जो कि मतलब इसेंशियल रहते हैं, यानी कि अगर ये इसका लेवल अगर हमारे इसमें कम हो गया ये सेल्स का, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक्चुअली ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टाइप रहते हैं, लंग होम्योस्टासिस मेंटेन करके रहते हैं। आप पूछेंगे इनोसाइट्स क्या करते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये मॉड्यूलेट करेंगे आयरन कंटेंट और विस्कोसिटी ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन, यानी जो भी म्यूकस वगैरह है तो उसके अंदर का जो आयरन कंटेंट है और कैसा है, विस्कस है मतलब थिक है या फिर थिन है, जो भी म्यूकस है तो उसको बराबर से मेंटेन करके रखेंगे, उसके लिए सेल्स रहते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर रहेंगे कुछ ब्रोंकियल म्यूकोसा के अंदर न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स रहेंगी, न्यूरो सिक्रेटरी टाइप ग्रैन्यूल्स के साथ ये प्रेजेंट रहेंगे। अब ये रिलीज करेंगे कुछ फैक्टर्स जैसे कि सेरोटोनिन, कैल्सिटोनिन, गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड जिसको हम बॉम्बिसेन कहते हैं। न्यूमरस म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लोबलेट सेल्स और सब म्यूकोसल ग्लैंड्स भी वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी, डिस्पर्स रहेंगी ट्रकिया और ब्रोंकाई के अंदर, लेकिन याद रखिए कि ये ब्रोंक्यूल्स में नहीं रहेंगी। अब जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है एल्वियोलर वॉल्स का, तो उसके अंदर ये जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स है ये कंसिस्ट करेगा। जो एल्वियोलर वॉल है तो उसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको यहाँ से भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेंगी एल्वियोलस, ये एल्वियोलस का स्ट्रक्चर है। तो उसके अंदर हमें दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर कि उसके अंदर कुछ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि वहाँ पर क्या रहेंगी, एनास्टोमोजिंग कैपिलरी रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर है कैपिलरी, उसके साथ ही साथ में क्या रहेंगे, लाइन विथ एंडोथेलियल सेल्स। तो ये देखिए कैपिलरीज रहेंगी, वो लाइन रहेंगी एंडोथेलियल सेल्स के साथ में। सेकंड हमें दिया हुआ है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड सराउंडिंग इंटरस्टेशियम। तो देखिए क्या है, ये जो ये एल्वियोलस है ये इसकी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, व्हाइट कलर में दिखाई हुई है, व्हाइट कलर में दिखाई हुई है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में है ये क्या है, इंटरस्टेशियम है विथ सेपरेट्स, जो कि एंडोथेलियल सेल्स को सेपरेट कर रहा है एल्वियोलर लाइनिंग से इपिथेलियल सेल्स की। जहाँ पर थिन पोर्शन रहेगा, मतलब कि कोई सपोज थिन पोर्शन, तो वहाँ पे क्या रहेंगे, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेंगी वो फ्यूज्ड हो जाएंगी किससे, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियम और एंडोथेलियम, यानी कि ये एंडोथेलियल सेल्स की लाइन और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में इंटरस्टेशियम में कोई स्पेस ही नहीं रहेगा, जहाँ पे थिन पोर्शंस रहेंगे एकदम ये स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कुछ जगह पर जहाँ पर थिकर पोर्शंस रहेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा वाला इंटरस्टेशियम रहेगा, इंटरस्टेशियल स्पेस, जैसे कि पल्मोनरी इंटरस्टेशियम। उसके अंदर रहेंगे कुछ इलास्टिक फाइबर्स, फिर वो बोल रहे हैं ये इंटरस्टेशियम के अंदर स्मॉल बंडल कोलाजन के रह सकते हैं, फाइब्रोब्लास्ट जैसे इंटरस्टेशियल सेल्स रह सकते हैं, स्मूथ मसल सेल्स रह सकते हैं, मास्ट सेल्स रह सकते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये सारी क्या हो सकती है, इंटरस्टेशियम में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जो तीसरी चीज़ वो बोल रहे हैं कि जो एल्वियोलर एपिथेलियम रहेंगी उसकी क्या है, एल्वियोलर एपिथेलियम की दो उसके पास में खुद की सेल टाइप्स रहेंगी, अ कंटिन्यूस लेयर ऑफ 2 सेल टाइप्स वो कह रहे हैं एल्वियोलर एपिथेलियम में। देखिए ये है एल्वियोलर या फिर ब्रोंकियल एपिथेलियम, ये वाली, इसके पास में 2 सेल टाइप्स रहेंगी, एक रहेंगी प्लेट लाइक टाइप 1 न्यूमोनोसाइट्स, देखिए प्लेट जैसी ये टाइप 1 न्यूमोनोसाइट्स जो कि 95% एल्वियोलर सरफेस को कवर कर रही है, और दूसरी ये देखिए राउंडेड है, राउंडेड टाइप 2 न्यूमोनोसाइट्स। तो ऐसी 2 सेल्स रहेंगी। अब जो एक टाइप 2 सेल्स रहेंगी, जो टाइप 2 सेल्स रहेंगी ये सिंथेसाइज करेंगी सर्फेक्टेंट, जो कि क्या करेंगे, एक लेयर फॉर्म कर लेगा, वेरी थिन लेयर ओवर द एल्वियोलर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो एल्वियोलर सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ऐसे थिन लेयर ये बना लेगा। और ये क्या करेगा, जब भी एल्वियोलर डैमेज होंगे, ये सेल डैमेज होंगी, तो इसके पास में कैसी एबिलिटी रहेंगी कि जो टाइप 2 सेल्स है वो प्रोलाइफरेट करेंगी और उसमें से टाइप 1 सेल्स बन जाएंगी। उसके आगे चलो हम टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं वापस। आई होप आपको टेक्स्ट बुक से, मतलब मैंने जो डायग्राम में से एक्सप्लेन किया तो वो थोड़ा समझ आ गया हो। तो वो कह रहे थे वहाँ पर एनास्टोमोजिंग कैपिलरीज है, एंडोथेलियल सेल्स के साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके साथ में सराउंडिंग इंटरस्टेशियम है। फिर हम देख रहे थे कि वहाँ पर एल्वियोलर एपिथेलियम है, 2 टाइप की सेल्स है, टाइप 1 और टाइप 2 हमने डायग्राम के अंदर देखा। और फिर लास्ट में यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो एल्वियोलर वॉल्स है वहाँ पे क्या रहेंगे, बहुत सारे पोर्स ऑफ न्यूमरस पोर्स ऑफ कॉर्न रहेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये अलाउ करेंगे कुछ बैक्टीरिया या फिर जो भी एक्सीडेट मटेरियल है उसको एडजेसेंट एल्वियोलाई में भेजने के लिए परमिट करेंगे। स्कैटर्ड रेसिडेंट एल्वियोलर माइक्रोफेज, यानी वहाँ पर कुछ माइक्रोफेजेस भी रहेंगे, वो भी प्रेजेंट रहेंगे, जो कि एक तो लूजली अटैच रहेंगे एपिथेलियल सेल्स के, या फिर वो फ्रीली लाई कर सकते हैं एल्वियोलर स्पेसेस में। देखिए यहाँ पर एल्वियोलर माइक्रोफेजेस रहेंगे, जो एक तो वो फ्रीली लाई कर सकते हैं या फिर एपिथेलियल के पास में लाई करेंगे। तो
उसके आगे हम देखेंगे कंजेनाइटल एनोमलीज, यानी ऐसी एबनॉर्मलिटीज जो कि क्या रहेंगी, बर्थ से ही प्रेजेंट रहेंगी, ऐसे डिफेक्ट जो बर्थ से ही प्रेजेंट रहेंगे। तो कौन से है? डेवलपमेंटल एनोमलीज लंग्स की वो क्या है, थोड़ी रेयर है, लेकिन उसके अंदर की जो कॉमन टाइप्स है उसके अंदर कौन कौन सी रहेंगी, तो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया रहेगा, फोरगट सिस्ट और पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रम रहेगा। तो देखते हैं पहला क्या है, क्या कह रहे हैं वो। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया के अंदर क्या रहेगा, डिफेक्ट होगा डेवलपमेंट ऑफ बोथ लंग्स के अंदर। वन में बी मोर अफेक्टेड, ऐसा हो सकता है कि एक लंग ज्यादा अफेक्ट रहेगा दूसरे से, जो कि रिजल्ट करेगा यानी कि जो लंग साइज है वो क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया के अंदर क्या होगा, ऐसा डिफेक्ट रहेगा जो कि दोनों लंग को अफेक्ट करेगा और जिस वजह से लंग का साइज डिक्रीज हो जाएगा। ये जो एबनॉर्मलिटीज है ये किस वजह से कॉज हो सकती है, इट इज कॉज बाय एबनॉर्मलिटीज दैट कंप्रेस द लंग और इम्पेड लंग एक्सपांशन इन यूट्रो। यानी कि ये कब डेवलप होंगी, जब यूट्रस के अंदर जो लंग के अंदर ऐसी कोई एबनॉर्मलिटीज है जो लंग को कंप्रेस कर रही है, जैसे कि कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, यानी कि जो डायफ्राम है वो उसकी प्लेस से कहीं और चला गया तो उस वजह से लंग्स कंप्रेस हो जाएंगे, तो इस वजह से हो सकती है। या फिर ओलिगो हाइड्रामाइनोस, इसके अंदर क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो काफ़ी कम रहता है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम रहता है, तो उस वजह से क्या होंगे, लंग्स थोड़े कॉम्प्रेस्ड रहेंगे, जिस वजह से ये पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है। सीवियर हाइपोप्लेजिया इज फैटल, यानी कि सीवियर हाइपोप्लेजिया फैटल रहेगा, डेथ भी हो सकती है अर्ली नियोनेटल पीरियड के अंदर। Foregut cyst arise from abnormality detachment of primitive foregut and are most often located in the hilum और middle mediastinum। ये जो cyst है, मतलब मैंने आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर बताया था कि लंग ट्यूब मतलब लंग बर्ड कैसे फोरगट से डेवलप होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मे बी यहाँ पर कोई सिस्ट आ जाएगा, वो हाइलम के पास में लोकेटेड रहेगा, यानी कि लंग के देखिए ऐसे लंग रहता है, ये लंग रहता है, तो यहाँ पर ऐसा हाइलम रहता है बीच में जहाँ से नर्व्स वगैरह जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है, या फिर मिडल मीडियासिनम के पास में फोरगट सिस्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल स्ट्रक्चर। ये जो सिस्ट है ये क्लासिफाइड हमने उसको किया है ब्रोंकियोजेनिक, यानी कहाँ है, ब्रोंकियोजेनिक बहुत ज़्यादा कॉमन है ईसोफेगस के पास में, तो ईसोफेगस या फिर एंट्री के नीचे वाले साइड में, तो वहाँ जो ब्रोंकियोजेनिक सिस्ट है क्या रहेगा, रेयरली कनेक्टेड टू ट्रकियोब्रोंकियल ट्री। ये लाइन रहेगा सीलिएटेड सूडोसैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से, और उसके पास में कुछ ब्रोंकियल ग्लैंड्स रहेंगी, कार्टिलेज स्मूथ मसल्स रहेंगी। दे मे बी ड्यू टू they may come due to attention due to symptoms resulting from compression of nearby structure। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि फोरगट सिस्ट है, ऐसा कुछ है, तो उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है वो हमें कैसे दिखेंगे, कॉम्प्रेस दिखेंगे, या फिर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मतलब हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, यानी फीटस को कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ तो फिर पता चलेगा। तीसरा टाइप का जो कंजेनाइटल एनोमेलिस है तो उसके अंदर है पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रम, यानी कि कुछ सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि वो डिटैच हो जाएंगी कुछ सेल्स। तो इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ डिस्क्रीट एरिया ऑफ लंग टिश्यू दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द एयरवेज। मतलब कि क्या होगा, कुछ ऐसा पर्टिकुलर पार्ट रहेगा जो एयरवेज से नहीं कनेक्ट होगा, ऐसे डिटैच हो जाएगा, और इसके अंदर हो सकता है कि एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई हो जो कि अराइज हो रहा फ्रॉम एओर्टा या फिर ब्रांचेस। तो उसके अंदर भी दो टाइप के हैं, एक रहेगा एक्स्ट्रा लोबुलर सिक्वेस्ट्रेशन जो कि लंग के बाहर रहेगा, बहुत कॉमनली इन्फेंट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है एज अ मास लीजन, और इट में भी एसोसिएटेड मतलब कोई दूसरी कंजेनाइटल एनोमलीज की वजह से भी हो सकता है। फिर एक रहेगा इंट्रा लोबुलर सिक्वेस्ट्रेशन, यानी लोब्यूल्स के अंदर रहेगा, ये लंग के अंदर होगा, और ये ओल्डर चिल्ड्रंस में हमें देखने के लिए मिलेगा ड्यू टू रिकरेंट लोकलाइज इन्फेक्शन, मतलब बहुत बार बार बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है या फिर ब्रोंकियाइटिस हो रहा है, तो फिर उनके अंदर इंट्रालोबुलर सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा। कुछ दूसरे लेस कॉमन कंजेनाइटल एनोमलीज के अंदर रहेंगे ट्रकियल और ब्रोंकियल एनोमलीज, एट्रेशिया हो सकता है, स्टीनोसिस हो सकता है, ट्रकियो इसोफेजल फेस्टुला, यानी कि कोई एबनॉर्मल कनेक्शन हो सकता है ट्रकियो और इसोफेगस के अंदर। फिर वैस्कुलर एनोमलीज हो सकती है, कंजेनाइटल पल्मोनरी एयरवे मालफंक्शन हो सकता है, या फिर कंजेनाइटल लोबर इन्फ्लेटेशन एम्फोसेमा वगैरह के अंदर, इसमें के कुछ हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी लेस कॉमन एबनॉर्मलिटीज है, ये भी कंजेनाइटल एनोमलीज में हो सकती है। उसके आगे हम देखेंगे एक्टेलेशियाज या फिर कोलैप्स के बारे में। तो इसको ही एयरलेस लंग्स भी कहते हैं। तो देखिए एक्टेलेशिया के अंदर क्या होगा, जो लंग्स है उनका इनकम्प्लीट एक्सपांशन होगा, मतलब कि जो लंग्स है वो ठीक से एक्सपांड नहीं हो पाएंगे। ये नियोनेटल यानी कि छोटे बच्चों के अंदर हो सकता है, या फिर कोई प्रीवियसली इन्फ्लेटेड लंग है उस वजह से हो सकता है, जो कि मतलब अगर लंग के अंदर लंग पैरेन्काइमा में ठीक से एयर नहीं जा पा रही है कोई भी वजह से, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। तो मतलब अगर बेसिकली बोला जाए तो ये क्या है, इनकम्प्लीट एक्सपांशन ऑफ द लंग्स ठीक से एक्सपांड नहीं हो पाएंगे, कोई भी रीजन की वजह से हो सकता है। तो उसके अंदर जो मेन टाइप के एक्वायर्ड एक्टेलेशिया है अडल्ट के अंदर जो होते हैं, तो वो 3 टाइप के रहते हैं। एक रहता है रीएब्जॉर्प्शन, कॉम्प्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो हम देखते हैं, तो पहला जो टाइप है वो क्या है, रीएब्जॉर्प्शन एक्टेलेशियासिस। इसके अंदर क्या होगा, कोई भी एयरवे के अंदर क्या होंगी, कोई टाइप्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएंगी। देखिए जैसे सपोज ये लंग है, यहाँ पर सपोज कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, छोटे बच्चों में सपोज कॉइन वगैरह इंजेस्ट कर लिया, या फिर बड़ों के अंदर पोस्ट ऑपरेटिवली सर्जरी के बाद म्यूकस या फिर कोई चीज़ यहाँ पर अटक गई, तो उस वजह से क्या होगा, लंग ठीक से, अब यहाँ पर कोई चीज़ अटक गई है तो यहाँ से एयर ठीक से नहीं जा पाएंगी अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर जो
एल्वियोलाई है, जब तक वहाँ पर एयर रहेंगे तो तब तक लंग ठीक से एक्सपांड रहेंगे। उसके बाद एक लिमिट के बाद यहाँ से चीज़ें नहीं एयर ठीक से जा पाएंगी तो लंग क्या हो जाएंगे, फिर कोलैप्स हो जाएंगे, यानी ऐसे तो उस वजह से होगा। तो देखिए रीएब्जॉर्प्शन एक्टेलेशिया स्टेम फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे ओवर टाइम, यानी टाइम के साथ साथ एयर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द डिस्टल एल्वियोलाई विच कोलैप्स, यानी कि क्या होगा, वक्त के साथ साथ आखिरी जो एल्वियोलाई से एयर क्या होंगी, एब्जॉर्ब होती जाएंगी और फिर एक टाइम आएगा कि उसके आगे वो नहीं मतलब कुछ हो पाएगा तो वो क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। सिंस लंग्स वॉल्यूम इज डिमिनिश, क्योंकि अब वो एल्वियोलाई कोलैप्स हो गई तो लंग का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम हो जाएगा और जो मीडिया स्टेनम है, यानी कि जो मीडिया स्टेनम है वो शिफ्ट हो जाएगा एक्टेलेटिक लंग के पास में। सपोज जो मीडिया स्टेनम है यहाँ पर, मीडिया स्टेनम रहता है हार्ट के पास में, तो वो यहाँ पर एक्टेलेटिक लंग के पास में शिफ्ट हो जाएगा। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो सकता है, तो कोई एक्सेसिव सिक्रीशन या जैसे कि म्यूकस प्लग है उस वजह से, या फिर कोई एक्सीडेट है दूसरे ब्रोंकाई का, ब्रोंकियल अस्थमा में हो सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या फिर ब्रोंकिएक्टेसिस में से, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट्स में से, या कोई एस्पायरेशन यानी कि कोई चीज़ ऐसी फॉरेन बॉडी आकर अटक गई हो, इंट्रा ब्रोंकियल यहाँ पे सपोज कोई टाइप्स का ट्यूमर हो गया हो, तब ये सारे क्या कर सकते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शन एक्टेलियासिस कर सकते हैं। फिर उसके आगे अपन देखेंगे दूसरे टाइप का जो है कॉम्प्रेशन एक्टेलियासिस। ये किस वजह से होगा, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, वेनेवर सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मतलब कोई फ्लूइड जैसे कि ट्रांसड्यूट या फिर एक्सड्यूट या फिर ब्लड या कोई ट्यूमर, एयर, न्यूमोथोरैक्स एक्यूमुलेट हो जाए प्लूरल कैविटी के अंदर। देखिए यहाँ पर ये कॉम्प्रेशन एक्टेलिसिस है, तो इसके अंदर अगर सपोज कोई फ्लूइड या एयर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाए तो उस वजह से हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम कॉम्प्रेशन एक्टेलिसिस। जो कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेशन एक्टेलिसिस है, तो इसके अंदर मीडिया स्टेनम अवे फ्रॉम द लंग शिफ्ट होगा, ठीक है, वो अवे फ्रॉम द लंग शिफ्ट हो जाएगा। अब जो तीसरे टाइप का एक्टेलिसिस है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एक्टेलिसिस। कॉन्ट्रैक्शन एक्टेलियासिस कब होगा, जब जो फोकल या फिर जनरलाइज पल्मोनरी या फिर प्लूरल फाइब्रोसिस होगा जो कि लंग को फुली एक्सपांशन नहीं होने देगा, मतलब कि कुछ यहाँ पे निक्रोसिस हो गया या कुछ टाइप का फाइब्रोसिस वगैरह कुछ हो गया, तो उस वजह से कॉन्ट्रैक्शन एक्टेलियासिस होगा। इसके अंदर लंग क्या होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जो सिग्निफिकेंट एक्टेलियासिस के अंदर क्या होगा, जो ऑक्सीजनेशन है वो ठीक से नहीं हो पाएगा और उस वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक्सेप्ट इन केसेस कॉज बाय फाइब्रोसिस, एक्टेलियासिस इज अ रिवर्सिबल डिसऑर्डर, यानी जो ये लंग के एक्टेलियासिस है तो ये रिवर्सिबल है, एक्सेप्ट ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्टेलियासिस अगर फाइब्रोसिस की वजह से हो रहा है तो फिर हम इसे रिवर्स नहीं कर पाएंगे, लंग का वॉल्यूम हमेशा ही डिक्रीज हुआ रहेगा। पल्मोनरी इडिमा, अब पल्मोनरी इडिमा के अंदर क्या होगा, जो एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो एल्वियोलाई के अंदर उस वजह से क्या होगा, ये किसी हेमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि कोई कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा हो सकता है हार्ट डिसीज वगैरह की वजह से, या फिर जो हेमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस है, सपोज इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी है, जो कैपिलरी है उसकी हमने डायग्राम के अंदर देखा था एल्वियोलाई के पास में कैपिलरी रहती है, तो उसके अंदर जो कैपिलरी है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ गई, सपोज माइक्रोवेस्कुलर इंजुरी वगैरह हो गई है, उस वजह से ये किस में होगा, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा के अंदर, तो तब जो होगा तो उसको हम पल्मोनरी इडिमा कहेंगे। मेरे पास में एक डायग्राम है, एक सेकंड देखिए, ये मतलब सपोज ये कैपिलरी थी, यहाँ पे सपोज ये देखिए कैपिलरी इंजुरी हो गई है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब इडिमा होगा, तो ये पल्मोनरी इडिमा। अब ये जो जनरल कंसिडरेशन है इडिमा का, तो वो चैप्टर 4 के अंदर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब जो पल्मोनरी कंजेशन और इडिमा है ये मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले चैप्टर में भी बताया हुआ है, लेकिन जो भी है हम इसे पल्मोनरी कंजेशन और इडिमा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हेवी और वेट लंग प्रोड्यूस करेगा, और थेरेपी और आउटकम उसके ऊपर मतलब क्या इटियोलॉजी है, क्या कॉज है, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हम उसे कैसे थेरेपी दे। तो पहले हम देखते हैं हेमोडायनेमिक पल्मोनरी इडिमा के बारे में ब्रीफली मैं बता देती हूँ, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट मतलब दूसरे चैप्टर्स में ऑलरेडी डिस्कस हो गया, लेकिन तो भी हेमोडायनेमिक इडिमा जो है ये इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होगा, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये किस में होता है, तो लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। ये पूछ लेते हैं तो याद रखना कि जनरली ये किस वजह से होता है, तो वैसे भी हमें पता है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जब होता है तो लंग्स के अंदर क्या होता है, इडिमा हो जाता है। इडिमा एक्यूमुलेट कहाँ होगा इनिशियली, तो बेसल रीजन जो है, बेसल रीजन लोअर लोब्स के पास में, वहाँ पर इनिशियली वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट रहेगा इस साइड पे, तो इसीलिए इसको डिपेंडेंट इडिमा भी बोला। अब हिस्टोलॉजिकली जो एल्वियोलर कैपिलरीज रहती है वो कैसे रहती है, एनग्रोस्ड रहती है, और उसके अंदर इंट्रा एल्वियोलर ट्रांसड्यूट रहता है, जो कि मतलब पेल ग्रैन्युलर पेल पिंक कलर का मटेरियल दिखता है। अब जो एल्वियोलर माइक्रो हेमोरेजेस रहेंगे तो और हेमोस्टेडिन लैंडन माइक्रोफेजेस जिसको हम हार्ट फेलियर सेल्स भी कहते हैं, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर बहुत ही टाइम तक पल्मोनरी कंजेशन है, जैसे कि सपोज हार्ट के अंदर माइट्रल स्टेनोसिस हो गया, तो उस वजह से अगर बहुत ही टाइम तक पल्मोनरी कंजेशन है तो जो हेमोस्टेरिन लैंडन माइक्रोफेजेस रहते हैं तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका नंबर बढ़ जाता है, और उस वजह से फाइब्रोसिस होंगी, और जो एल्वियोलर वॉल्स है वो क्या हो जाएंगी, एकदम थिक हो जाएंगी और सॉगी बन जाएंगी, जिस वजह से जो लंग है वो फर्म और ब्राउन कलर का वहाँ पे इंड्यूरेशन हमें दिखेगा। ये जो चेंजेस है
ये रेस्पिरेटरी फंक्शन ही नहीं, मतलब सिर्फ रेस्पिरेटरी फंक्शन ही ख़राब नहीं करते, उसके साथ साथ वो लंग को प्री डिस्पोज कर देते हैं कि उसको बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाए। अब वहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो हम इसे एक बार रीड कर लेते हैं। हेमोडायनेमिक एडिमा एक तो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से हो सकता है, इंक्रीज पल्मोनरी वेनस प्रेशर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर कॉमन है, या फिर वॉल्यूम ओवरलोड हो गया तब भी हो सकता है, या फिर पल्मोनरी वेन ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तब भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा और हेमोडायनेमिक एडिमा हो जाएगा। डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, एक तो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, ये थोड़ा लेस कॉमन है इसके अंदर। सपोज हाइपोअल्बुमिनिया हो गया, यानी अल्बुमिन का लेवल कम हो गया, कोई निफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी के रिलेटेड निफ्रोटिक सिंड्रोम है, फिर लीवर डिसीज है, या फिर प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथीज है, तो इन सब कंडीशन में भी पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। फिर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, ये क्या रेयर है, तो इस वजह से भी हो सकता है। अब एडिमा ड्यू टू एल्वियोलर वॉल इंजरी, सपोज कोई माइक्रोवेस्कुलेचर या फिर इपिथेलियल इंजरी हो गई तो भी हो सकता है। उसमें भी डायरेक्ट इंजरी, सपोज कोई इन्फेक्शियस बैक्टीरियल निमोनिया है, या फिर कोई गैसेस इनहेल कर ली जैसे कि जिसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का है, स्मोक है, लिक्विड एस्पायरेशन, या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट्स जिसके अंदर रेडिएशन है, या फिर कोई लंग ट्रॉमा, लंग इंजरी की वजह से। अब इनडायरेक्ट इंजरी कैसे हो सकती है कि सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम होगा, सपोज इन रिस्पॉन्स टू सेप्सिस हो गया पेशेंट के अंदर, या फिर बर्न्स हो गए पेनक्रिएटाइटिस के अंदर, और कोई एक्सटेंसिव ट्रॉमा या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, तो इसमें से क्या होंगे, लंग को इनडायरेक्ट इंजरी होंगी। ड्रग्स या फिर मेडिसिन या केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है, कोई केमोथेरेपिक एजेंट जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ब्लियोमाइसिन की वजह से, या फिर कोई मेडिकेशन जैसे कि मिथाडोन, या फिर एम्फोटेरिन बी, हीरोइन, कोकाइन, केरोसिन, या फिर पैराक्वेट, इस वजह से भी इनडायरेक्ट इंजरी हो सकती है। इडिमा ऑफ अनडिटरमाइंड ओरिजिन, जैसे कि कोई हाई एल्टीट्यूड पे गया वहां पे, या फिर न्यूरोलॉजिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रॉमा हुआ, उस वजह से भी पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। तो बहुत सारे कॉजेस हैं, लेकिन ये टेबल पे इंपॉर्टेंट है। उसके आगे दिया हुआ है एडिमा कॉज बाय माइक्रोवेस्कुलर एल्वियोलर इंजुरी, नॉन कार्डियोजेनिक, यानी कि अगर हार्ट रिलेटेड पल्मोनरी इडिमा नहीं है तो फिर वो कोई एल्वियोलर सेप्टा के अंदर कोई इंजुरी हो उसके रिलेटेड रहेगा। जो प्राइमरी इंजुरी रहेंगी तो वैस्कुलर एंडोथेलियम को रहेंगी, या फिर एल्वियोलर इपिथेलियल सेल्स को डैमेज हो जाएगा, जिस वजह से वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो एक्सुडेट है वो वहाँ की जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ से लीक होकर कहीं और चला जाएगा। तो ये सीवियर केसेस में होता है। हमने वो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, तो आप उससे रेफर कर लीजिएगा। इंजुरी रिलेटेड एल्वियोलर इडिमा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फीचर है कि